अच्छा, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ रखे हैं कुछ, तो फिनॉल के बाकी के रासायनिक गुणों को उसी क्रम में चलते हैं लेकर। अगली रासायनिक अभिक्रिया है बेंजॉइलीकरण, और बेंजॉइलीकरण का एक और नाम है साटन बाउमन अभिक्रिया, या इसे साटन बाउमान अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले बेंजॉइलीकरण में इस बात को याद रख लेने वाली बात है, कभी भी बेंजॉइलीकरण नाम से अभिक्रिया आ जाए, आपको एक बात तो बिल्कुल कंफर्म याद रख लेनी है कि हमें अभिक्रिया करवानी है C6H5COCl की, इस कंपोनेंट की रिएक्शन करवानी है। हाँ, आप इसकी अभिक्रिया अगर रिंग स्ट्रक्चर में कराना चाहते हो, रिंग स्ट्रक्चर में आप इसको ऐसे बना सकते हो, आप इसको C6H5 को बेंजीन रिंग में बना सकते हो, CO की जगह CO लिखा है और Cl की जगह पर Cl, तो आप इन दो में से किसी एक प्रकार से लिख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला। अभिक्रिया किससे होनी है? फिनॉल से। तो बेटा देखो फिनॉल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं C6H5OH। अच्छा, C6H5OH को लिखने का तरीका इसलिए भी ऐसा रहा क्योंकि हम जानते हैं अभी तो हम केवल वे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे जिनमें फिनॉल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। तो बेटा O और H के बीच का बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा H फ्री हो जाएगा और वो फ्री हुआ H अभिक्रिया कर लेगा Cl के साथ। अगर H ने Cl के साथ अभिक्रिया कर ली, पहला पदार्थ तो बनने वाला है HCl, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, हमने इसको अलग ही तरीके से लिख रखा है। अब हमारे पास बचेगा क्या? C6H5COC6H5। देखो इस प्रकार के नाम को पढ़ने का तरीका ध्यान से देख लेते हैं। बेटा C6H5 को कहते हैं फेनिल, या उच्चारण के लिए आप इसको फिनाइल भी बोल सकते हो। थोड़ा सा याद रखना इस बात को, मैं एक फॉर्मूला याद दिलवा दूं। आपने इस भाग को तो फेनिल या फिनाइल पढ़ रखा है, लेकिन बचे हुए भाग को देखो कैसे हम लोग पढ़ेंगे। बेटा बचा हुआ भाग अगर थोड़ा सा देखें तो ये इस फॉर्मूले से मैच करता है। बेंजीन के बाद COOH लग जाए, इस प्रकार के एसिड को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और मैंने क्या कर रखा है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए बेंजोइक एसिड में से H को क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो बेंजोइक एसिड में से अगर H को हटा दिया जाए, मैंने पहले ही बताया था नाम के लास्ट में 8 लग जाता है, तो बेंजोइक एसिड के लास्ट में अगर 8 लगेगा तो बेटा इसका नाम हो जाएगा बेंजोएट। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूं, इसका नाम फिनाइल, और बेटा बेंजोइक अम्ल से लिया गया भाग था इसलिए इसका नाम पढ़ोगे बेंजोएट। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल से लिया गया भाग होता था तो फॉर्मेट, और एसीटिक अम्ल से लिया गया भाग होता था एसीटेट। सेम उसी प्रकार से बेंजोइक अम्ल से लिया गया भाग बेंजोएट। बेटा 6वें नंबर के बाद अगली रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं जो 7वें नंबर पर है, और ये 7वें नंबर की रासायनिक अभिक्रिया बहुत अधिक पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। इसका नाम है बेटा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये क्योंकि अभिक्रिया नाम से ही रिप्रेजेंट है, और आप सभी इस बात को समझते हो कि नाम से आने वाली रासायनिक अभिक्रिया बहुत अधिक पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं, देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे करवाना है। बेटा विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया को करवाने के लिए आप सबसे पहले फिनॉल को लोगे और उस फिनॉल पर आपको अभिक्रिया करवानी है NaOH से। इसको बेटा अच्छी तरह से देख लेना, डबल स्टेप रिएक्शन है और इसको ध्यान रखना है। फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले NaOH से होगी। अच्छा, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय थी, NaOH की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, जो पदार्थ अम्लीय नेचर का होता है वो अपने हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन देता है और बाकी बचे हुए भाग पर कैसा आयन रखता है? निगेटिव आयन। आपने क्लास 10th से इस बात को पढ़ा है
अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। अगर इस अभिक्रिया को अभी कंप्लीट करवाएं तो H अभिक्रिया कर लेगा OH से। उसका भी रीजन क्यों है? क्योंकि H पर है पॉजिटिव चार्ज और OH पर है निगेटिव चार्ज। तो अभिक्रियाओं का तरीका कुछ ऐसा होता है कि प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो होता है वो दूसरे कंपाउंड के निगेटिव चार्ज पार्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैं कहूंगा इसका H प्लस आयन इसके OH माइनस आयन को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज ने हमेशा एक दूसरे को आकर्षित किया है। H OH के साथ मिलेगा तो बना डालेगा जल। अब बेटा मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता, तो C6H5O और Na, क्योंकि C6H5 पर निगेटिव चार्ज था, C6H5O पर था निगेटिव चार्ज, इसलिए Na पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा? समाप्त। बचे हुए पदार्थ को कहते हैं सोडियम। तो इसका देखो मैं नाम लिखे देता हूं, यहां ऊपर लिख देते हैं, इसका नाम है सोडियम। और बेटा C6H5 को कहते हैं फिनॉक्साइड, तो मैंने फिनॉक्साइड लिख रखा है C6H5O को। अभी अभिक्रिया का और भी पार्ट बाकी है। अब हम इस पदार्थ की अभिक्रिया करवाने वाले हैं CH3Br से। कोई पूछेगा इस CH3Br को क्या कहते हैं, तो भैया मैं नाम भी लिखे देता हूं, मेथाइल, और क्योंकि ब्रोमीन लगा है हमने लिख दिया है ब्रोमाइड। और अभिक्रिया करने का तरीका बहुत अच्छा है, देखो इसको। अभिक्रिया करने का तरीका क्या है बेटा? Na अभिक्रिया कर लेगा Br से। तुम्हें ऐसे तैयार रखना है कि टिक मार्क वाला कंपोनेंट टिक मार्क वाले कंपोनेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। और भी तुम्हें परेशानी लगती है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ठीक है। Na ने किससे अभिक्रिया कर ली? Br से, क्योंकि NaBr मुख्य यौगिक नहीं है। मैं तीर के निशान के नीचे इसको लिखे देता हूं, इसको कहते हैं साइड प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट को मेनली दिखाने की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है अभिक्रिया में। अभी मेरे पास क्या बचने वाला है? C6H5O और यहां पर बचा है CH3। तो मैंने यहां CH3, आप चाहो तो यहां सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। और इस बात को भी ध्यान रखना है, अगर दो ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, ऐसे कंपाउंड को ईथर मानते हैं। फिर मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दो ऑर्गेनिक ग्रुप हो, देखो ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, ये भी कार्बनिक ग्रुप है क्योंकि कार्बन से बना है, ये भी कार्बनिक ग्रुप है क्योंकि कार्बन से बना है। तो अगर दो कार्बनिक ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, ऐसे कंपाउंड को ईथर बोलते हैं। नाम पढ़ने का तरीका इसका देख लेते हैं। इस ग्रुप को कहते हैं मेथाइल, इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल या फेनिल। मैंने बोला था कि आप उच्चारण में इसको फेनिल या फिनाइल बोल सकते हो। ऑक्सीजन के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है ईथर। तो मेथाइल फिनाइल ईथर, एक और नाम इसका बोला जा सकता है। कैसे नाम बोला जा सकता है? कार्बन 1 के लिए मेथ, और इसको बोला जा सकता है कार्बन 6 है तो इसको बेंजीन बोला। देखो ऐसे कैसे, मैं नाम सीधे पढ़ के सुनाता हूं। कार्बन 1 है इसलिए मेथॉक्सी, मेथ ऑक्सी, और ये C6H5 को इस बार पढ़ेंगे बेंजीन, क्योंकि ये हमेशा से नियम रहा है। C6H5 का नाम अगर लास्ट में पढ़ रहे हो बेंजीन, शुरुआत में पढ़ रहे हो फेनिल, इन दोनों चीजों को याद रखना है। C6H5 का नाम लास्ट में ले जाएंगे तो फेनिल, शुरुआत में सॉरी पहले पढ़ेंगे फेनिल, लास्ट में पढ़ेंगे बेंजीन। ये थोड़े से क्रम रहे हैं इसको। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसको ध्यान देने वाली बात है। अभी क्या है कि अब हम दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो। अब हम लोग वो अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जिन अभिक्रियाओं में C6H5OH, फिनॉल के फॉर्मूले में C6H5 और O के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा।
अब केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। अभी तक किन अभिक्रियाओं की बात होती थी जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता था। अब बात होगी जिनमें C6H5 और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कहने का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और ऐसी अभिक्रियाओं को भैया जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का पहला नंबर, और वैसे ओवरऑल रासायनिक अभिक्रियाओं में से अगर देखा जाए 8वां नंबर, कहता है जिंक डस्ट से क्रिया। देखो ऐसा भी लिख के आ सकता है जिंक के पाउडर से अभिक्रिया, जिंक डस्ट से अभिक्रिया, और एक और आ सकता है जिंक के चूर्ण से अभिक्रिया। तीनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। देखो अभिक्रिया, बेटा फिनॉल के अगर फॉर्मूले को देखो तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। अभिक्रिया करवानी है जिंक से। देखो जिंक करेगा क्या, जिंक बेटा अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। सोचो अगर जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बना देगा जिंक ऑक्साइड, ZnO बन जाएगा। इसके बाद C6H5 के साथ एक और H था, तो मैं सबको जोड़ के लिख दूंगा तो C6H6। नाम तो इसका जानते हो ना, क्या है इसका नाम है बेंजीन। तो C6H6 का निर्माण होगा। कभी फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए पूछ लेता है तो हम जिंक के डस्ट से ही रिएक्शन करवाते हैं। आप लिख भी सकते हो कि जिंक को हमने डस्ट की फॉर्म में यूज किया है, जिंक के पाउडर से ही अभिक्रिया होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो 8वें नंबर पर अभिक्रिया हो गई। बेटा अब 9वें नंबर पर रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना बेटा। PCl5 की अभिक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अगर वो फिनॉल पे कराई जाए। देखो भाई बेटा फिनॉल के सूत्र को देखो ऐसे लिखते हैं। अब इस बार थोड़े से इसके तरीके चेंज कर लेते हैं। अब भैया हम रिंग स्ट्रक्चर पर इसको लिखने वाले हैं। देखो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो इस भाग को तो आप C6H5 कहते हो और साथ में टॉप पर लगा होता है OH। अब इसकी अभिक्रिया PCl5 से होगी। ध्यान देते रहे ना बेटा, इसको छोड़ना मत। छोड़ने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ जानते हो, इसको भूलना नहीं है। PCl5 और PCl3 से फिनॉल पर कराई गई रासायनिक अभिक्रिया बहुत अधिक पूछी जाने वाली अभिक्रियाओं में से एक है। तो बेटा PCl5 अभिक्रिया करेगा तो देखो करेगा कैसे। ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक Cl सबसे कॉर्नर पे बंटेगा, इसका दूसरा Cl यहां बढ़ जाएगा। अब देखो आपने कितने Cl खर्च कर रखे हैं, 5 में से कितने Cl खर्च हो गए, 2, बचे कितने 3। तो 3 Cl को यहां लिख देते हैं। अरे P तो भी तो बचा है, तो बचे हुए P और 3 Cl को लिखते हैं। अब मैं देखता हूं मेरे पास कौन कौन सा यौगिक बना। टूटे हुए बॉन्ड के राइट पे पहला पदार्थ बना हुआ है HCl। टूटे हुए बॉन्ड से दूसरे नंबर पर पदार्थ बना हुआ है POCl3। अब मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले क्या बचा था, बेंजीन, और उस पर लगा हुआ क्लोरीन। इसको ऐसे लिख लें क्या, सूत्र को सीधा कर लेते हैं। इसका नाम जानते हो क्या है, क्लोरो। वैसे तो आप इतनी अभिक्रिया कर लेते हो तो टीचर थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन अगर अभिक्रिया में एक स्टेप अगर आप और दिखा देते हो तो फिर टीचर आपके नंबर तो बिल्कुल भी नहीं काट सकता। और कौन सा स्टेप दिखाना है, तुमने देखा जब हमने ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई, हमारे पास एक पदार्थ बनकर तैयार हुआ POCl3। ये POCl3 नामक पदार्थ फिर से फिनॉल से अभिक्रिया कर लेता है। अब कहोगे सर जी फिनॉल तो अभिक्रिया कर चुका है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया में तो आपने फिनॉल का एक ही अणु लिखा है, लेकिन जब आप अभिक्रिया करवाने गए होगे फिनॉल के करोड़ों अरबों खरबों की संख्या से ज्यादा अणु पड़े होंगे। उनमें से कुछ फिनॉल ने PCl5 से अभिक्रिया की और बचा हुआ जो फिनॉल था उसने इस POCl से Cl3 से अभिक्रिया की। वो अभिक्रिया कैसे की उसको देखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, बचा हुआ जो फिनॉल था, जो बचा हुआ फिनॉल था उसने बचे हुए POCl3 से अभिक्रिया की। और याद है देखो POCl3 से अभिक्रिया कैसे करवानी है,
हम लिखते हैं POCl3। थोड़ा सा अपने दिमाग को भैया ढंग से यूज करना। बेटा 3 Cl हैं तो H भी कितने चाहिए? 3। तो मैं यहाँ बेंजीन पे कितने का गुणा करवा दूंगा? 3 का। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो 3 का गुणा तो H पे था, तो 3 का गुणा अगर H पे था तो 3H और 3Cl मिलकर बना लेंगे 3HCl। अब देखो कठिन बात क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग कितनी बार है? 3 बार। तो देखो ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन रिंग को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है C6H5 का होल थ्राइस। भाई बेंजीन रिंग को क्या लिख सकते हो? C6H5, क्योंकि 3 बार है तो होल थ्राइस लिख दिया। अभी थोड़ा सा और याद रखेंगे इस बात को, बेटा PO एक यहां था और 3 O यहां से मिल गए, तो बाद में लिखा जा सकता है PO4। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस अभिक्रिया के लिए कि सबसे पहले फिनॉल PCl5 से अभिक्रिया करेगा, क्लोरोबेंजीन तो बनेगा। अभिक्रिया के दौरान जो POCl3 बचा है ये भी बहुत अधिक क्रियाशील है, और ये POCl3 बाकी के बचे हुए फिनॉल से अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने का तरीका जान गए कि Cl 3 था इसलिए 3 का गुणा कर दिया बेंजीन पर, और 3HCl बन के तैयार हुआ। क्योंकि बेंजीन पर 3 का गुणा था तो 3 यहां लिख दिया, और इस बेंजीन के रिंग को C6H5 तो ही तो कहते हैं, तो मैंने C6H5 को होल थ्राइस लिख दिया। इस प्रकार से जो कंपाउंड बना उसका नाम देखो, 3 बार C6H5 है इसलिए सबसे पहले ट्राई, और C6H5 के लिए फेनिल, या मैं कह रहा था फिनाइल, और PO4 को कहते हैं फॉस्फेट। हाँ, अगर याद रख सकते हो तो पूछेगा अभिक्रिया में जब आपने PCl5 से अभिक्रिया की आपको 2 उत्पाद मिले, पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा ट्राइफेनिल फॉस्फेट। कहता है इनमें से कौन सा पदार्थ कम या कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में बनेगा? तो आप इतनी बात बता सकते हो, ऊपर वाला पदार्थ कम मात्रा में बनेगा और नीचे वाला पदार्थ बनेगा अधिक मात्रा में। अच्छा, मैं क्या बोलता हूं, ये सारी बातें तो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, आप तैयार कर सकते हो या नहीं। बाकी अगर आप केवल पहली अभिक्रिया लिखाते तो उसको काम चलाऊ अभिक्रियाओं में से सम्मिलित कर लेते हैं। अगर दूसरा स्टेप भी लिख कर आते हो तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्टेप है, इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी अगली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। और 10वें नंबर की रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे, और क्योंकि फिनॉल में तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, इनसे ऊब कर नहीं चलना है भैया, क्योंकि फिनॉल में बहुत सारी अभिक्रियाएं मिलेंगी। जितना रासायनिक अभिक्रिया आपको फिनॉल में मिल सकता है, मेरे ख्याल से किसी कंपाउंड में आपको इतनी अभिक्रिया मिलने वाली नहीं। तो फिनॉल पर नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है PCl3 से क्रिया। अच्छा, अभी आपने 2 मिनट पहले PCl5 से किया था, और इस बार आपको रिएक्शन करवानी है PCl3 से क्रिया। वैसे मैं क्या आपको सलाह दूंगा, आपने इसके जस्ट पिछली अभिक्रिया का सेकंड स्टेप देख रखा था, तकरीबन सेकंड स्टेप से रिलेटेड ही अभिक्रिया आपको यहां लिखनी है। देखो कैसे, फिनॉल का या तो स्ट्रक्चर बना दीजिए, और या फिनॉल को ऐसे लिख लीजिए C6H5OH, आप ऐसे लिख दें, इसको ऐसे भी लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिक्रिया किससे होनी है? PCl3 से। बेटा देखना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है P, यहाँ लिख दिया है Cl3। देखो उस जगह भी किया गया था, बशर्ते उस जगह किया गया था POCl3। सोचने वाली बात है, H अभिक्रिया किससे करेगा? Cl से। आप भी इस बात को समझते हैं, अगर HCl से अभिक्रिया करेगा तो 3Cl से अभिक्रिया करने के लिए H भी कितने होने चाहिए? 3। तो 3H 3Cl से अभिक्रिया कर लेगा, ये वाला पदार्थ टूटकर अलग हो गया। 3H 3Cl से अभिक्रिया कर लेगा, तो मैंने लिख रखा है 3HCl। अगर आप अभिक्रिया के दौरान इसको नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे CH3 कितनी बार है? 3 बार। सॉरी, C6H5 3 बार है, तो हम इसको लिखेंगे C6H5 का होल थ्राइस। थोड़ा सा और याद करोगे, P लिख देंगे। हाँ भैया, लिख दिया P। और याद करो O के साथ भी तो 3 हैं, तो हम साथ में लिखेंगे PO3। अभी इसको पढ़ते हैं। देखो, इसको तो फेनिल पढ़ना है, कितनी बार है? 3 बार।
तो नाम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ट्राई फेनिल या ट्राइफिनाइल। और बेटा PO3 को पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना इसको, इसका नाम है फॉस्फाइट। अगर यहीं PO4 होता तो फॉस्फेट, और यहीं PO3 है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, फॉस्फाइट। थोड़े से नाम में डिफरेंस है, याद कर लेना। तो ये अभिक्रिया 10वें नंबर पर आपकी कंप्लीट हो गई, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना था कि अभिक्रिया हम PCl3 से कैसे करवाएं। अगले नंबर की रिएक्शन पर आ जाते हैं, और अगले नंबर की रिएक्शन है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया। अच्छा, अमोनिया से अभिक्रिया में तो मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको एक बात अमोनिया में अच्छी आती है, आप अमोनिया की अभिक्रिया हमेशा करवा सकते हो। अब बताइए कौन सी बात अच्छी आती है, इसको देखते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला या तो C6H5OH लिख लिया जाए, या तो मैं कहता हूं आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लो, ये भी तो फिनॉल का ही फॉर्मूला है। और इस पर अभिक्रिया करवानी है अमोनिया की। तो अमोनिया का सूत्र देखो बेटा कैसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड NH2। वैसे तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, लेकिन देखो क्या ये NH3 नहीं लिखा हुआ है भैया, NH2 दो उधर लिख दिए गए, एक H इधर लिख दिया। और जानते हो H इधर क्यों लिखा गया है, ताकि OH किससे अभिक्रिया करे, H से। H अगर OH से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा जल। और भैया मैं क्या सोचता हूं कि बेंजीन रिंग अपने पास बचेगा, और ऊपर टॉप पे इसकी जगह खाली थी क्योंकि OH तो निकल गया था, बचा हुआ NH2 यहां लगा दिया जाए। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, पहला नाम C6H5 को कहते हैं फेनिल, और NH2 को पढ़ते हैं एमीन, एमाइन लिखते हैं उसको। दूसरे नाम की बात आएगी, सबसे पहले NH2 का नाम पढ़ेंगे एमीनो या एमाइनो कहते हैं। अब C6H5 का नाम पढ़ोगे तो बेंजीन। एक और नाम इसका है, इसका नाम है एनिलीन। तो देखो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पहला नाम फिनाइल एमीन, एमिनो बेंजीन दूसरा नाम, और तीसरा नाम है एनिलीन। और कोई भी इस बात को पूछेगा ये क्या है, तो हम बताएंगे ये एक प्रकार की क्या है, इंक। अब देखो इसमें से वो नियम यूज में आया जो मैं कुछ देर पहले बोल रहा था। अब देखो पहले C6H5 को पढ़ा तो नाम फेनिल इसका पढ़ा गया है, और जब मैंने इसी C6H5 को बाद में पढ़ना चाहा तो इसका नाम क्या पढ़ा गया है, बेंजीन। तो नाम के अकॉर्डिंग भी फेनिल और बेंजीन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, बस ये मायने रखता है कि आप पहले किसको पढ़ना चाहते हैं। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं, रिएक्शन नंबर 12 पे। लेकिन अब रिएक्शन नंबर 12 को पढ़ने से पहले कुछ बातें और ध्यान दे लें। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली, जिसमें एक में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता था, एक में C6H5 और O के बीच का बॉन्ड टूटता था। आज हम देखो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कहां, इसको इंपॉर्टेंट नंबर पे लिखते हैं कि आपको अब वे अभिक्रियाएं पढ़नी हैं जिनमें अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं पढ़नी हैं जिनमें अभिक्रिया बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर पर होगी। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो, या तो इस कॉर्नर पर, या तो इस कॉर्नर पर, या इस कॉर्नर पर, या इस कॉर्नर पर। अब अभिक्रिया ना तो O के बॉन्ड टूटने से होगा, ना OH के बीच बॉन्ड टूटने से होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो केवल वे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है जिनमें अभिक्रिया इस रिंग पर होगा। और अगर याद रख सकते हो तो इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में भर के रख लो कि फिनॉल के हमेशा दो सिरे ही एक्टिव होते हैं। कौन कौन सा सिरा, पहला ऑर्थो, दूसरा पैरा। अब ये भी तो ऑर्थो है, तो फिनॉल अगर कभी भी अभिक्रियाएं कर सकता है तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन द्वारा की जा सकती हैं, या वो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन द्वारा की जा सकती हैं। इनमें से और एक बात कि सर जी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ही हाइड्रोजन द्वारा अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो जैसे ही हम लोग फिनॉल पढ़ चुकेंगे एक क्वेश्चन हम तुमको सॉल्व करवा देंगे जिनमें से इस बात को बताया गया होगा कि फिनॉल आखिर क्यों
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अभिक्रियाएं करता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रख लेंगे। अभी के लिए क्या ध्यान रखते हैं कि फिनॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इन्हीं सिरों पर फिनॉल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो अब हम लोगों को ये तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया ऑर्थो पैरा पोजीशन पर फिनॉल एक्टिव है, रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकता है, हम जल्दी से अभिक्रियाओं पर चलेंगे और पहले ही अभिक्रिया देखो यहां रखेंगे 12 नंबर पर, क्योंकि 11 अभिक्रियां तो कंप्लीट हो गई हैं। रिंग पर होने वाली पहली अभिक्रिया और ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो 12वीं अभिक्रिया। सबसे पहले देखो हम लोगों से डिमांड करता है, कहता है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो मैं जैसे अभिक्रिया ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि हमको ब्रोमीन जल से रिएक्शन दिखानी है। अब ब्रोमीन जल से रिएक्शन कैसे दिखानी है उसको ध्यान देते हैं। बेटा ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर OH, और हमको अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन जल से। तो मैंने यहां लिख रखा है ब्रोमीन जल। अच्छा, ब्रोमीन जल में से एक बात इसको देखो ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन ये बहुत आराम देगा। ब्रोमीन का सूत्र होता है Br2, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है Br सिंगल बॉन्ड Br। ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और फिर से ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन यह अभिक्रिया कर सकते थे। अब होगा क्या, मैं 3 मोल Br2 को लेता हूं, ये H और ये H, तीनों H 3 Br को लेके अलग हो जाएंगे, 3HBr। अच्छा सोचो, तीनों अगर H यहां से हट गए हैं तो उन तीनों H की जगह क्या पड़ी है, खाली। टॉप पर तो OH था ही, ये तीनों H की जगह क्या हो गई है, खाली, क्योंकि तीनों H ने तो Br से विक्रिया कर ली है। सोचने वाली बात है, 3 Br अगर खर्च हुए हैं तो 3 Br बचे भी तो हैं, तो तीनों Br को लगा दो, ब्रोमीन ब्रोमीन, उन खाली जगहों पर बाकी के बचे 3 ब्रोमीन को लगा दो। नाम कोई पूछेगा तो देखो सबसे पहली बात फॉर्मूला किसका था, फिनॉल का। तो मैंने सबसे पहले बात बता दी है कि फिनॉल तो बनने ही वाला है, वो तो कंफर्म है। इसके बाद देखो ध्यान से याद रखना, इसको कहते हैं 1 नंबर की पोजीशन, टॉप पे 1 नंबर ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, और ये मैं लिख दूं 1 नंबर। ब्रोमीन कहां कहां पर लगा है, 2 4, इसको 3 कर लेते हैं बेटा, 2 4 6। तो इसको नाम देखो कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6। ब्रोमीन 3 बार है क्या, तो इसको लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। तो नाम हो गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। मैं एक काम कर देता हूं, इसको और भी अच्छे ढंग से लिखे देते हैं, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। एक और बात याद रखो, अभिक्रिया देखो एक और आ सकती है ब्रोमीन से, लेकिन किस तरह से है, 13 नंबर पर अभिक्रिया को लिखते हैं यहां, Br2 से क्रिया। अब इस बात को देखो ध्यान देना, अब बच्चों के दिमाग में सर जी Br2 से तो अभिक्रिया करवा चुके हैं, तो याद रखो वो Br2 जल से अभिक्रिया कराई है। और ये Br2 की अभिक्रिया देखो कैसे होने वाली है। मैंने सबसे पहले फिनॉल को बना दिया, इस बार बेटा अभिक्रिया होने वाली है Br2 की, लेकिन क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। ये ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, नीचे वाली अभिक्रिया हुई है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति कहे तो फिर से हमें इस बात को पता है कि या तो हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन का एक्टिव है या हाइड्रोजन पैरा पोजीशन का। और इस बार ये याद रखना है, या तो अभिक्रिया ऑर्थो के हाइड्रोजन से करवाना या तो अभिक्रिया पैरा के हाइड्रोजन से करवाना किसी एक से ही। इस बार दोनों से अभिक्रिया नहीं करवानी है। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में तो पूरा तीनों से हो गया था, लेकिन क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में केवल एक ही जगह से अभिक्रिया होगी। तो मैं सबसे पहले इस बात पर चलता हूं कि Br2 को सबसे पहले ऐसा लिख लेते हैं,
H किससे विक्रिया कर लेगा? Br से। अगर HBr से विक्रिया कर लेगा तो बना डालेगा HBr, और बेंजीन रिंग पर देखो कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा। अब एक बात और कर लेते हैं कि बाई चांस ऑर्थो वाला विक्रिया ना करता, पैरा वाला हाइड्रोजन विक्रिया कर लेता, तो जब पैरा वाला करता तो वो भी AH ये इस Br से विक्रिया कर लेता, और उस दौरान जो पदार्थ बनता वो पैरा ब्रोमो बनता। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पहली बार मैंने ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की ब्रोमीन से विक्रिया करवाई है, दूसरी बार, पहली बार ये बन गया, और दूसरी बार जब विक्रिया हुई तो पैरा वाले हाइड्रोजन की ब्रोमीन से। कहने का मेरे मतलब है, अगर आप पदार्थ को 100 ml लोगे फिनॉल को, तो 100 ml में से कुछ ml ऑर्थो वाले हाइड्रोजन से विक्रिया दिखाएगा और कुछ ml फिनॉल पैरा वाले से दिखाएगा। हाँ, इसको भी याद रख लेते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ कम बनेगा, कौन सा अधिक। तो ऑर्थो वाला पदार्थ कैसा बनता है? कम, और पैरा वाला पदार्थ बनता है अधिक, क्योंकि नाम दोनों के लिखने होंगे। हम इसका नाम लिखे देते हैं, इसका नाम अपना लिख लेना। देखो इसमें से कैसे लिखते हैं, सूत्र किसका था? फिनॉल का। ध्यान से देखो, इसमें ब्रोमीन पैरा की पोजीशन पे लगा है ना, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, क्योंकि ब्रोमीन पैरा पर लिखा है, मैं यहां लिख दूंगा पैरा ब्रोमो। अच्छा, पैरा को पी लिख दीजिए, हो गया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? कुछ भी चेंज नहीं है, यहां पे ब्रोमीन ऑर्थो पे लगा है, तो ऑर्थो के लिए O, ब्रोमो, फिनॉल। इसको जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं बेटा। फिनॉल पर 14 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है सल्फोनीकरण आप बोल सकते हो, या सल्फोनेशन रिएक्शन। या आप इसको सल्फोनीकरण भी बोल सकते हो। अब क्या मैं बताता हूं ना, अब अभिक्रिया का 2-3 अभिक्रियाओं के लिए एक पैटर्न याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? मैं देखो दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो सल्फोनीकरण, अगर आपसे अभिक्रिया आ जाएगी तो आप अभिक्रिया करवाओगे H2SO4 से। सल्फोनीकरण कभी भी किसी भी कंपाउंड पर आ जाता है, आप H2SO4 से अभिक्रिया करवा करके दिखाओगे। तो भैया क्योंकि फिनॉल पर आ गए, हम दिखाएंगे इसको। सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला, टॉप पर OH होता है फिनॉल के। अच्छा, अभिक्रिया कहां से हो सकती है? अभिक्रिया हो सकती है या तो ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से, और या पैरा पोजीशन। देखो मैं क्या बोलता हूं, या तो ऑर्थो या पैरा, किसी एक पोजीशन से हो सकती है। और H2SO4 के फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, इस बात को भी ध्यान देते हैं। H2SO4 में से HO को अलग करते हैं, बचता है SO3H। देखो H2S और O और 3 एक मिलकर कितना हो जाएगा? 4। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा पता हो जाए। इसको भैया हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर उपस्थित भी H2SO4 की रखते हैं। कोई पूछता है तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक कौन सा लगेगा, हम बताएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 को उत्प्रेरक की तरह यूज किया जाता है। अभिक्रिया कैसे हुई बेटा? ये वाला H इस OH से विक्रिया कर लेगा। यदि ऑर्थो का हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की तो H OH से विक्रिया कर लेगा और बनाकर तैयार करेगा जल। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है? इसके बाद मेरे पास बचा एक, तो लिख लेते हैं जो भी बच रहा है। टॉप पर OH है, उसको तो कोई छू नहीं सकता। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। अगर H ने OH से विक्रिया कर ली है तो H की जगह हो गई है खाली, इसकी जगह पर लग जाएगा SO3H। SO3H। अब इसमें से थोड़ा सा बगल में चल लेते हैं। अगर बाई चांस ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन ने विक्रिया की है तो आप बना डालोगी। अगर पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने विक्रिया कर ली होती तो भी देखो बना सकते हैं। अगर पैरा वाले ने की होती तो HOH से विक्रिया कर लेता, जल तो बनता ही बनता। अब इस बार SO3H जो है वो कहां पर लग जाता? पैरा पोजीशन पर। तो मैंने इस बार टॉप पर तो OH रखा है और पैरा पोजीशन पे लगा दिया है SO3H।
नाम पढ़ने, देखो इसको ध्यान से देखो। पहले नाम अगर थोड़ा सा भी इसका दिमाग में यूज करोगे बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। बेटा बेंजीन पे जब SO3H लग जाता है हम उसका नाम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन पर SO3H जैसे ही देखा इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैं यहां लिखे लेता हूं, देखो नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और थोड़ा सा ध्यान दो, सल्फोनिक एसिड को अगर 1 नंबर पर माना जाए तो OH ग्रुप किस नंबर पर है? 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। अगर आप 2 हाइड्रोक्सी नहीं लिखना चाहते आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि 2 को ऑर्थो बोलते हैं, 3 को मेटा और 4 को बोलते हैं पैरा। अच्छा इसका नाम पूछेगा, देखो इस बार ये 1 नंबर की पोजीशन है, ये 2, ये 3 और ये 4। पहला नाम तो मैं बताऊंगा, बेंजीन पे SO3H लगा है तो भैया पहले से ही इसका नाम पढ़ लिया जाए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और देखो 4 नंबर पे OH लगा है ना, मैंने पहले ही बताया था 4 नंबर को आप क्या बोलते हो? पैरा। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अभिक्रिया का तरीका याद रखिए, फिर से ये वाली बात याद रखो, इनमें से कौन सा पदार्थ बनता है कम मात्रा में और कौन सा ज्यादा? तो बेटा कम मात्रा में बनता है ऑर्थो पोजीशन कंपाउंड और अधिक मात्रा में बनता है मिनिमम ऑर्थो वाला बनता है, मैक्सिमम पैरा वाला बनता है। एक और रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं 15वें नंबर पर, और 15वें नंबर पर आने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रीकरण। और जैसे मैंने बताया था सल्फोनेशन रिएक्शन को सल्फोनीकरण कहते हैं और हमें अभिक्रिया करवानी होती थी H2SO4 से, वैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया में आपको अभिक्रिया करवानी होती है नाइट्रिक अम्ल से। और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया में से तैयार रखना बेटा ये वाली बात। कौन सी बात तैयार रखना? देखो मैं लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले फिनॉल, टॉप पर OH, और इस बार अभिक्रिया करेंगे तीनों H, दोनों ऑर्थो पैरा के, ऑर्थो पोजीशन के और एक पैरा पोजीशन के। इसमें एक H अभिक्रिया कर रहा था, इसमें तीनों अब अभिक्रिया करेंगे। और इसलिए हमें HNO3 के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। भाई एक HNO3 एक जगह अभिक्रिया कर सकता है तो 3 HNO3 चाहिए 3 जगह H से अभिक्रिया करने के लिए। देखो HNO3 को ऐसे लिखना सीख लो। अगर ऐसा लिखना सीख लिया HNO3 को तो भैया समझ लीजिए आपने बहुत सारे अच्छे काम कर लिए। और HNO3 हमको चाहिए 3 मोल। क्यों चाहिए? क्योंकि एक ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, तीनों H इन 3 OH के साथ क्या कर लेंगे? अभिक्रिया। तो 3H 3 OH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनाकर तैयार करेंगे 3H2O। हाँ, तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 होना ही चाहिए। अब मैं क्या देखता हूं, तीनों H की जगह तो खाली हो गई। OH ऊपर लिखा, तीनों H की जगह खाली हो गई। ये भी जगह खाली पड़ी है, यहां पर भी, यहां ध्यान से देखना है बेटा। NO2 कितनी बार हैं? 3 बार। तो तीनों बार एक एक जगह लगा देते हैं। NO2 NO2, आप इसको जानते हो क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 2,4,6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेटा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को एक और नाम से जानते हैं TNP। इसको भी याद रखना, TNP, इसको एक और नाम से जानते हैं
पिक्रिक एसिड, और ये भी तैयार कर लेना, पिक्रिक एसिड एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है। इस नंबर को भी याद रखना, कोई पूछता है कि फिनॉल के यूज क्या होते हैं तो उनमें से एक बात ये भी बताओगे, फिनॉल का यूज जो है वो विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में है। और पूछेगा कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनाता है, तो हम उसका नाम या तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बता देंगे, या तो टीएनपी बता देंगे, या तो पिक्रिक एसिड बता देंगे। इन तीन नामों में से कोई एक नाम आपको जो है वो ले लेना है। एक और आज के दिन का अंतिम रासायनिक गुण लिखते हैं 16 नंबर पर। देखो 16 नंबर पे कौन सा रासायनिक गुण है, कहता है नाइट्रस एसिड से क्रिया। इस बार आपको अभिक्रिया करवानी है नाइट्रस एसिड से। अब देखो नाइट्रस एसिड से कैसे होगी, सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला, टॉप पर लगा हुआ OH, इस बार या तो ऑर्थो पोजीशन और या पैरा पोजीशन। देखो इनमें से तीनों पोजीशन पे हो रही थी, इनमें से किसी एक पोजीशन पर होगी, या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर, एक एक पोजीशन से करवाएंगे। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, लेकिन बेटा मैं क्या बताऊं, इसको भी लिखने का तरीका सीख लेते हैं। HONO, HONO, देखो HONO लिख लिया, दोनों O खर्च हो गया, H खर्च हो गया, N खर्च हो गया। इसको कैसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं H किससे विक्रिया कर लेगा, OH से। अभिक्रिया के दौरान ये वाला H जब इस OH से विक्रिया करेगा तो जल बनेगा। और बेटा इतनी देर में तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि H की जगह खाली होगी तो बचा हुआ कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO। ये हो गया जब ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन होगी। अभी देख लेते हैं बाई चांस अगर ये हाइड्रोजन अभिक्रिया ना करता, ये नीचे वाला हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेता, तो ये हाइड्रोजन OH से विक्रिया करके जल तो बनाता ही, और ये जगह खाली हो जाती। और उस खाली जगह पर हम लगा देते NO को। इनमें से भी पूछेगा कौन सा पदार्थ ज्यादा बनेगा, तो बेटा ये वाला पदार्थ बनेगा कम और ये वाला पदार्थ बनेगा ज्यादा। अधिक और कम अमाउंट में लिखे गए पदार्थ भी हमने पता कर लिया। हाँ इसको पढ़ते हैं। इसमें ऑर्थो पोजीशन पे NO लगा है तो नाम पढ़ेंगे ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल, और बेटा इसका नाम पढ़ेंगे पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज के दिन 16 रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर रखा है। अभी क्या है कि 4 रासायनिक अभिक्रियाएं और भी बची हैं, जिनमें से अब बची हुई रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ थोड़ी सी पेज पे अगर देखें तो ज्यादा जगह घेरेगी, लेकिन अभिक्रियाएं उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फिनॉल के बचे हुए रासायनिक गुण और उसके उपयोग ये कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास पे।